आज की जो टॉपिक है वो टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, और इसके जो 50 क्वेश्चन है और कोई इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आप क्वेश्चन देखिए, आपको बहुत मजा आएगा करने में, आई होप। और इसमें से जो मॉडर्न हिस्ट्री में से बहुत सारे सवाल भी पूछे जाते हैं। जैसे पहला जो सवाल है वो निकल करके आ रहा है कि विच एक्ट इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण की दिशा में पहला कदम किस अधिनियम ने उठाया था। ये आपका किसने उठाया था? ये उठाया था आपका 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने उठाया था। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो था संसद की दिशा में ये पहला कदम उठाया था। और इस एक्ट के तहत क्या हुआ था, बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, और वारेन हेस्टिंग से ये पहला गवर्नर जनरल बना था। ठीक। और 1774 में कलकत्ता जो था, कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी हुई थी, और इस कंपनी का जो प्रशासन था वो ब्रिटिश सरकार की निगरानी में क्या हुआ था, बड़ा था। दूसरा सवाल है कि 1793 में बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त, यानी कि अस्थायी जो बंदोबस्त है वो उसको किसने लागू किया था? तो इसको लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो मकबरा है वो कहाँ पे है? वो गाजीपुर में। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलेगा इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा। कुछ और पॉइंट हम देख लेते हैं कि अस्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। 1793 में। इसमें जमींदारों को जो भूमि है वो राजस्व संग्रह की प्रमुख जिम्मेदारी दी गई थी। किसको दी गई थी? राजस्व कौन लेगा? ये जमींदार लेंगे। ठीक है, जमींदार लेंगे, लेकिन 11 में से जो एक भाग है वो केवल अपने पास रखेंगे, बाकी जो 10 भाग था वो किसको देना होता था? इनको देना होता था। भूमि राजस्व की मांग को अस्थायी रूप से निश्चित कर दिया गया था। ठीक है, यह मुख्यतः बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में लागू हुआ था। अगला जो है कि सहायक संधि प्रणाली मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये वेलेजली लॉर्ड वेलेजली से। सहायक संधि प्रणाली को लॉर्ड वेलेजली ने व्यापक रूप से अपनाया था, और भारतीय जो शासक है उनको ब्रिटिश सैनिकों को अपने राज्य में रखने की अनुमति देनी पड़ती थी, भारतीय शासकों को। ठीक है, मतलब एक तरीके से ये सहायता कर रहा था, लेकिन ये जो सोची समझी एक साजिश थी। और ये जो था ये जरूरी था कि आपको अपने पास हमारे सैनिक को रखना ही रखना है, और उस सेना का जो खर्च का जो भार है वो कौन देगा? शासक देगा। लेकिन याद रखिए कि ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज के सैनिक किसके पास, ये मान लीजिए एक सैनिक अंग्रेज है, 20 ये आपके क्या है, इंडियन है। इनके पास सी नामक जो है ये क्या है, सैनिक रह है। समझ रहे? इनको पालने पोसने का काम बी के द्वारा किया जाएगा, लेकिन काम किसका करेंगे? ये ए का करेंगे, यानी कि ये सारी सूचनाएं, धन संपत्ति सब किसको देंगे? ए को देंगे। ये मतलब सोच समझ के चल रहे थे। हैदराबाद इस नीति को स्वीकार करने वाला प्रमुख राज्यों में से एक था। कौन? हैदराबाद। अगला सवाल है कि हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल ने से संबंधित है? यानी कि लॉर्ड वेलेजली यही कहा करता था कि जो हड़प मतलब किसी भी राज्य को हड़पने में यही था कि फूट करो राज करो, ये नीति चलाता था। हड़प नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी से संबंधित है, और सतारा, झांसी और नागपुर इसके अंतर्गत मिलाए गए प्रमुख राज्य थे। कौन? सतारा, झांसी और नागपुर, इसको याद रखिएगा। झांसी का विलय कब हुआ था? झांसी का विलय 1854 में, और इस नीति ने 1857 के विद्रोह से पहले असंतोष बढ़ाने की जो भूमिका थी ये इन्होंने निभाई थी। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये आपका मेरठ से शुरू हुआ था। 1857 का जो विद्रोह था 10 मई 1857 को मेरठ से सबसे पहले शुरू हुआ था, और मेरठ के विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे। और इसका जो प्रतीकात्मक यानी कि जो मेन लीडर की तरह था वो बहादुर शाह जफर था, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। ठीक है, कानपुर, लखनऊ, झांसी बिहार प्रमुख विद्रोही केंद्र बने थे। मेन कारण क्या था? मेन कारण यह था कि जो चर्बी वाले कारतूस थे वो विवाद का क्या था, प्रमुख कारण बना था। 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें प्रतीकात्मक सम्राट किसे घोषित किया गया था? मैंने अभी आपको हाल ही में बताया कि बहादुर शाह जो द्वितीय है इसको क्या बनाया गया था? ये प्रतीकात्मक, यानी कि यही उसको उसका नेतृत्व कर रहा था, और बहादुर शाह द्वितीय का नाम है बहादुर शाह जफर भी इसको कहा जाता है। ठीक है,
बहादुर शाह द्वितीय को बहादुर शाह जफर भी कहा जाता है और 1857 में यह दिल्ली के विद्रोहियों ने उन्हें प्रतीकात्मक सम्राट बनाया था। और 1857 के बाद मुगल सत्ता का जो औपचारिक था वो क्या हो जाता है, अंत हो जाता है और बहादुर शाह जफर को रंगून में निर्वासित कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें वहीं पर भेज दिया जाता है और उनकी अंततः वहाँ पे मौत भी हो जाती है। 1857 का जो कानपुर में विद्रोह था उसका नेतृत्व कौन किया था, तो कानपुर में इसका नेतृत्व कौन किया था, इनका नेतृत्व किया जाता है नाना साहब के द्वारा। और आजिमुल्ला खान नाना साहब से जुड़े प्रमुख सहयोगी थे। आजिमुल्ला खान नाना साहब से। तात्या टोपे भी नाना साहब के प्रमुख सैन्य सहयोगियों में से तात्या टोपे भी थे, इनका भी नाम आता है। और कानपुर 1857 के प्रमुख विद्रोही केंद्रों में से एक था। बिहार भी था, झांसी भी था, ठीक है। 1857 में झांसी का जो नेतृत्व है वो किसने किया था, तो रानी लक्ष्मीबाई ने इसका क्या किया था, नेतृत्व सबसे पहले किया था झांसी का। झांसी का जो विलय है वो हड़प नीति के तहत किया गया और हड़प नीति किसकी देन थी, आपकी लॉर्ड डलहौजी की। किसकी थी, डलहौजी यानी कि भौजी की ये हड़प नीति थी। उन्होंने बाद में तात्या टोपे के साथ मिलकर संघर्ष किया था। किसने, ये रानी लक्ष्मीबाई ने। और 1858 में ग्वालियर के निकट लड़ते हुए उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है और यह भारतीय प्रतिरोध और वीरता का प्रमुख प्रतीक बनती हैं। 1885 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी जो स्थापना है उसमें प्रमुख भूमिका किसने, यानी कि आप यूं कहिए कि इसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है, तो ये ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की जाती है, ठीक है। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की जाती है। प्रमुख संगठनात्मक और पहला जो अधिवेशन है वो 1885 में कहाँ पे होता है, बम्बई में। ये चीज़ें याद रखेगा। और W.C. बनर्जी इस अधिवेशन के क्या होते हैं, पहले अध्यक्ष भी बनाए जाते हैं। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे, मैंने अभी आपको बताया कि W.C. बनर्जी को बनाया गया था। जब आपसे पूछा जाए कि उसका निर्माण किसने किया, तो ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कांग्रेस की स्थापना किए थे। लेकिन पहला अध्यक्ष कौन बना था, तो W.C. बनर्जी, ठीक। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, बम्बई में हुआ था। ये चीज़ें भी याद रखने लायक है। और पहले अधिवेशन में 72, ये कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। बंगाल विभाजन की जो घोषणा है वो कब हुई थी, तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन 1905 में। और इसी के उपलक्ष्य में जब बंग भंग होता है तो इसी के उपलक्ष्य में क्या होता है, इसी के उपलक्ष्य में स्वदेशी आंदोलन भी होता है। स्वदेशी आंदोलन भी इसी के उपलक्ष्य में होता है। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ और उस समय लॉर्ड कर्जन कौन किया था, लॉर्ड कर्जन उस समय वायसराय था। यह चीज़ें पूछी जाती है कि जब बंग भंग हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था, लॉर्ड कर्जन। ये चीज़ें याद रखेगा। इससे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बल मिला था और भारतीय उद्योगी और स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन। और बंगाल जो विभाजन था 1911 में इसको क्या कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। कब खत्म हुआ, 1911 में। अगला सवाल है कि 1905 के बंगाल विभाजन से संबंधित वायसराय कौन था। मैंने आपको बताया कि उस समय का वायसराय भारत का कौन था, यह लॉर्ड कर्जन था। इससे स्वदेशी आंदोलन तेज होता है और 1911 में जो लॉर्ड हॉर्डन था उसके समय पर जो विभाजन था वो रद्द कर दिया गया। ये भी मैं आपको बता दिया हूँ। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1905 में आपका बंग भंग होता है और ठीक एक साल बाद 1906 में होता है। और ये 1906 में कहाँ पर होता है, बांग्लादेश की जो राजधानी है ढाका, ढाका के यहाँ इसकी क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है। इसका प्रमुख जो उद्देश्य था मुस्लिम राजनीतिक जो हित है उसके बारे में बात करना। और 1909 का जो पार्लियामेंट्री सुधार था उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया था। ये चीज़ें काम की है, तो इस ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद आप रखिएगा। आगे चलकर जो मुस्लिम लीग विभाजन की राजनीति में केंद्रीय संगठन बनी, इसका कोई मतलब नहीं। परीक्षा में जो आपसे पूछा जाएगा कि 1906 में जो ढाका है वहाँ पर मुस्लिम लीग का क्या हुआ था, स्थापना हुआ था। ये चीज़ें आप याद रखिएगा। कांग्रेस का जो सूरत विभाजन है, सूरत विभाजन कब हुआ था, सूरत विभाजन हुआ था 1907 में। सूरत विभाजन 1907 में हुआ था और यह नरम पंथी और जो गरम दल था उसके बीच मतभेद का क्या था, परिणाम था।
और अधिवेशन सूरत में हुआ था। कौन सा अधिवेशन था? सूरत अधिवेशन। कब? 1907 में। और उसी सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल इनके बीच जो मतभेद था उसी का ये कारण था। बाल गंगाधर तिलक गरमपंथी धारा के प्रमुख नेता थे, जबकि इस विभाजन से कांग्रेस कुछ समय के लिए कमजोर हो गई थी। लाल बाल पाल की त्रिमूर्ति नेताओं किन नेताओं को कहा जाता है? लाल बाल पाल, तो याद रखिए लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल। इसमें से जो पाल है ये इधर से बाल हो गया और इधर से लाल हो गया। ठीक है, तो इन्हीं तीनों लोगों को क्या कहा जाता है? त्रिमूर्ति लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय प्रमुख जो प्रभाव था वो पंजाब में था, जबकि तिलक का महाराष्ट्र में था, और जो बिपिन चंद्र पाल थे ये बंगाल से जुड़े हुए प्रमुख नेता थे। और तीनों ने ही स्वदेशी जो आंदोलन था उसमें विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किए थे। मद्रास में जो होम रूल लीग थी उसकी शुरुआत किसने की थी? तो उसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग। कब की गई थी? 1916 में। और बाल गंगाधर तिलक ने भी 1916 में ही एक अलग होम रूल लीग चलाई थी, याद रखिएगा। यानी कि होम रूल लीग जो है वो दो चली थी, एक एनी बेसेंट के द्वारा, एक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और दोनों ही एक ही साल में चली थी। होम रूल लीग का जो लक्ष्य था वो स्वशासन की मांग को मजबूत करना था, यानी कि अपने देश की मांग करना था। जबकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस आंदोलन ने राजनीतिक सक्रियता बढ़ाई भी थी, और 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो इसी दौर की क्या थी? महत्वपूर्ण घटना थी। 1916 का जो लखनऊ समझौता था वो किन दो संगठनों के बीच हुआ था? तो वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। किसके बीच? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच। और कांग्रेस ने समझौते में मुसलमानों के पृथक निर्वाचक मंडल को स्वीकार किया था। कब किया था? 1916 में, जब हुआ था लखनऊ समझौता। लखनऊ जो समझौता हुआ था उसमें स्वीकार किया गया था एक अलग से निर्वाचक मंडल, किसका रहेगा? मुसलमान का। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना इस चरण के महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे, जबकि 1916 का जो समझौता था वो राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास का एक महत्वपूर्ण मोड़ भी रहा है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे थे? तो ये कब लौटे थे? ये 1915 में लौटे थे, जबकि ये 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले जो उनके प्राथमिक भारतीय राजनीतिक मार्गदर्शकों में से भी वो एक रहे हैं। इनका जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो कौन था? चंपारण आंदोलन था। क्यों हुआ था? क्योंकि यहाँ पर नील की खेती की जाती थी। जब नील की खेती की जाती थी तो वहाँ की जो भूमि थी वो क्या हो जाती थी? अन उपजाऊ हो जाती थी। अन उपजाऊ हो जाती थी। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने बोल रखा था कि आपको जो आपका खेत है उसके मैक्सिमम पार्ट्स पे आपको क्या करना है? नील की खेती करना है। ठीक है। 1915 के बाद वे धीरे धीरे जो राष्ट्रीय आंदोलन है उसके केंद्रीय नेता बन जाते हैं। कौन? महात्मा गांधी जी। 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है वो मुख्यतः किस फसल से संबंधित था? तो ये ऑलरेडी मैं आपको बता दिया कि ये नील से संबंधित था। ये कहाँ पे चंपारण कहाँ पे? ये बिहार में है। और ये जो नील की खेती है वो किसानों के शोषण के विरुद्ध एक आंदोलन था। किसका? गांधी जी का पहला आंदोलन था ये। और ये भारत में गांधी का प्रमुख सत्याग्रह था। राजेंद्र प्रसाद और स्थानीय नेताओं ने इस आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। और आपको मालूम है कि जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है ये बिहार से ही संबंधित है। 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह है, यानी कि जो खेड़ा सत्याग्रह है मुख्यतः किस मुद्दे से संबंधित था? तो ये था लैंड रेवेन्यू, यानी कि भूमि राजस्व में राहत से संबंधित था। ये कहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह हुआ था? यह गुजरात में हुआ था। ठीक है, ये गुजरात में हुआ था। तो इनका जो मेन चीज ये था कि जो आप भू राजस्व ले रहे हैं उससे हमें राहत दीजिए। इसके लिए लाला लाजपत राय भी इसमें क्या करते हैं? लाला लाजपत राय भी इसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सॉरी, सरदार पटेल। सरदार पटेल भी इसमें क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। और किसानों ने फसल खराब होने के कारण जो भू राजस्व थी, क्योंकि क्योंकि जो फसल थी वो खराब हो गई थी, तो वो राजस्व यानी कि जो कर है वो दे कहाँ से पाएंगे जब वो नहीं दे पा रहे थे। तो इसी वजह से ये आंदोलन किया गया था। ठीक है। और यह चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का प्रमुख आंदोलनों में से एक था। उसके बाद 1918 में होता है अहमदाबाद का जो मिल हड़ताल था वो किस मुद्दे से संबंधित था?
क्योंकि जो मिल हड़ताल था वो ये फ्लैग बोनस और मजदूरी से, यानी कि वो ज़्यादा काम कराते थे, तो इसके लिए ये मजदूरों के हक में हक की लड़ाई थी। अहमदाबाद मिल हड़ताल, ठीक है। मजदूर मजदूर जो थे वो वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे, ज़्यादा वो काम करा रहे थे, तो ये लोग पैसे बढ़ाने की बात कर रहे थे, ठीक है। अनसुईया सारा भाई भी इस जो मतलब ये आपका आंदोलन था, मूवमेंट था, इस मूवमेंट में अनसुईया सारा भाई भी क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अनसुईया सारा भाई ये वही है विक्रम सारा भाई की बुआ है, विक्रम सारा भाई की बुआ, या आप यूं कह लीजिए कि विक्रम सारा भाई के पिता जो अम्बालाल सारा भाई थे उनकी बड़ी बहन है, अम्बालाल सारा भाई की बड़ी बहन है। रोलेट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, तो ये 1919 में, ठीक है। और इसी रोलेट एक्ट जिसमें कहा गया था कि मतलब आप किसी को भी गिरफ्तार किया जाता है केवल शक के आधार पर, और जब गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उसकी जो सुनवाई है न दलील न अपील, यानी कि बिना दलील बिना अपील किए कानून थी। आप कहीं पर जाके दलील भी नहीं दे सकते, कहीं पर अपील भी नहीं कर सकते कि ये कि क्यों गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। और इसी रोलेट एक्ट की ही देन थी जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो ये 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और यह जो जनरल डायर था उसने सैनिकों पर गोली अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया था, जबकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहे थे वो एक नॉर्मल सा शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट था। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसी के विरोध में अपनी जो नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे वापस कर देते हैं। कांग्रेस के साथ असहयोग आंदोलन इसका नेतृत्व तो किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने इसका नेतृत्व किया था। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। और यह जो असहयोग आंदोलन है, चौरी चौरा कांड होता है जब चौरी चौरा कांड, ये चौरी चौरा एक जगह का नाम है जो कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है, ठीक है। तो ये चौरी चौरा में जब ये कांड होता है तो गांधी जी अपना असहयोग आंदोलन 1922 में, यानी कि 2 साल बाद जब शुरू किया उसके 2 साल बाद ये वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन मैंने आपको बता दिया कि ये, ठीक है, चौरी चौरा घटना के बाद ये वापस ले भी लेते हैं। हाँ, अब आपसे पूछ लिया गया कि गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों लिया था, तो आपको मालूम है कि चौरी चौरा कांड की वजह से वापस लिया था। इसमें क्या हुआ था कि चौरी चौरा घटना जो थी वो 1922 में होती है, कि इसमें क्या होता है कि चलती ट्रेन में लूटपाट किया जाता है, ठीक है। और हिंसक जो झड़प थी उसमें पुलिस कर्मियों की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। और गांधी जी ने इस अहिंसक यानी कि जो बिना लूट मार का जो शांतिपूर्वक इन्होंने अपना एक मूवमेंट चलाया था, उसमें क्या होता है कि हिंसा हो जाता है, और ये इससे खुद आहत होकर के फिर अपना जो असहयोग आंदोलन होता है उसे ये वापस ले लेते हैं। और ये जो घटना है वो गांधी की अहिंसा नीति को समझने के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुई थी, देखिए नियुक्ति जो है साइमन कमीशन की हुई थी 1927 में। कब हुई थी, ब्रिटेन में हुई थी। लेकिन जो साइमन कमीशन है कब आया था, वो 1928 में भारत आया था, ठीक है। 1928 में भारत आता है। भारत आता है तो भारत में इसका क्या है कि विरोध किया जाता है, क्योंकि जो साइमन कमीशन है, साइमन कमीशन में टोटल 7 लोग थे, ठीक है। और 7 लोग जब थे तो इसमें एक भी भारतीय नहीं था। जब एक भी भारतीय नहीं था तो यहाँ पर जो अपना इंडियन थे ये इसको अपना क्या समझते हैं, अपमान समझते हैं। वो ये समझते हैं कि मतलब हम लोग इतने गिरे हैं या हम लोग इतने काबिल भी नहीं है कि इसमें शामिल हो सके। और क्या ये जो 7 सदस्य हैं, क्या गारंटी है कि ये लोग हमारे हक की बात करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से साइमन गो बैक के नारे लगते हैं। और साइमन गो बैक के जब नारे लगते हैं तो यहीं पर एक चीज़ और कही जाती है कि अगर तुम लोगों के अंदर कुछ है, तुम लोग अगर इस कानून का विरोध ही कर रहे हो तो तुम लोग खुद एक संविधान बनाओ, और वो संविधान ऐसा बनाना जिसे सारे दल माने। अब जब सारे दल माने, जब इतना मतलब हम लोगों को ललकार दिया जाता है, तो 1928 में फरवरी एंड मई के महीने में 2 बैठकें की जाती है। जैसे इसमें कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है, मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, और हिंदू महासभा पार्टिसिपेट करती है, सिख, ऐसा करके
लगभग 29 से ज़्यादा जो पार्टियां होते हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं और एक सर्वदलीय सम्मेलन करते हैं। उसके बाद एक कमेटी बनाती हैं और उस कमेटी में कितने लोग रहते हैं, उस कमेटी में टोटल 8 लोग रहते हैं, ठीक। और वो 8 लोग मिलकर के क्या बनाते हैं, एक संविधान बनाते हैं और जिसको बोलते हैं हम लोग नेहरू रिपोर्ट। क्या बोलते हैं, नेहरू रिपोर्ट बोलते हैं। और ये जो नेहरू रिपोर्ट है, इसके जो अध्यक्ष थे, यानी कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो आपके मोतीलाल नेहरू है। ये सवाल आपसे पूछा जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रस्तुत किया था, मोतीलाल नेहरू। या नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। और इसके इस कमेटी के सेक्रेटरी यानी कि सचिव कौन था, तो वो जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। इतना चीज़ें आप याद रखिएगा। और इसी के पश्चात जब इसके बावजूद भी कुछ नहीं होता है तो अक्टूबर में लाला लाजपत राय फिर इसका विरोध करते हैं, साइमन का जैसे इसका विरोध करते हैं, तो वहीं पे एक हिंसक झड़प होती है जिसमें लाला लाजपत राय के सर के ऊपर लाठियां लगती है, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। इसी वजह से लाला लाजपत राय ने इनको ललकारा भी था कि अभी जो मेरे एक 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 खून बहे हैं ना, उन सबका हिसाब तुम लोगों से लिया जाएगा। कमीशन जो था ये साइमन गोबैक के इसमें नारे लगे थे। लाला लाजपत राय की इसमें मृत्यु भी हुई थी इसी के दौरान। 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट है उसके अध्यक्षता, देखिए मैंने बोला ना ये सवाल भी आगे, मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी, ठीक है। नेहरू रिपोर्ट 1928 में तैयार होती है, मोतीलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे और इसने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स, ठीक है, स्टेटस की मांग की गई थी। जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस पूर्ण स्वतंत्रता की मांग के पक्ष में थे। मोहम्मद अली जिन्ना ने बाद में अपने 14 सूत्र प्रस्तुत भी किए थे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस ने किस लक्ष्य की घोषणा की थी, तो वो पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, ठीक है, पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। और इसी में इन्होंने ये भी कहा था कि 26 जनवरी 1930 से हर साल, 26 जनवरी 1930 से हर साल स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता दिवस, या आप यूं कह लीजिए कि पूर्ण स्वराज दिवस, पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसीलिए आपने कभी देखा है कि 26 नवंबर 1949 में हमारा जो ये संविधान है वो बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन 2 महीने के लेट से 2 महीने की देरी की जाती है और 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है वो लागू होता है। क्यों, इसी की वजह से, क्योंकि हमने एक प्रण लिया था कि हर साल 26 जनवरी के दिन ही हम पूर्ण स्वराज दिवस मनाएंगे। 26 नवंबर को हमारा बन के तैयार हो गया था, उसके बावजूद भी हम 2 महीने का वेट करते हैं, इसलिए 26 जनवरी को हम लोग अपने संविधान को लागू करते हैं और स्वतंत्रता दिवस जो है वो मनाते हैं। क्यों, क्योंकि 1930 को हमने जो प्रण किया था उसकी लाज रखने के लिए, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसी की वजह से 26 नवंबर को 26 जनवरी 1950 हुआ था, जो 26 नवंबर 1949 था। 1930 का जो दांडी मार्च था वो किस कानून के विरोध में था। दांडी मार्च तो आपको मालूम है कि कानून पर जो टैक्स लगे था उसके विरोध में था। दांडी मार्च जो है वो कब किया गया था, तो 12 मार्च 1930 को। ये पूछा जाता भाई दांडी मार्च कब शुरू हुआ था, कहाँ से शुरू हुआ था, ये भी पूछा जाता। साबरमती आश्रम से शुरू हुआ था। कब तक चला था, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे थे। ये डेट सहित पूछा जाता है। 12 मार्च 1930 को स्टार्ट हुआ, 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो नमक कानून का क्या था, विरोध करना था। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, ये 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। जबकि 1930 में आपका क्या हुआ था, प्रथम गोलमेज सम्मेलन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। और इसे 1930 में दांडी यात्रा भी हुआ था, अभी मैं आपको पढ़ाया, ठीक है, दांडी यात्रा दिखाई दे रहा है ना। तो 1931 में जो गांधी इरविन समझौता होता है और ये गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ था। इसमें गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन, इसके बाद जैसे 1930 में हुआ, 1931 में आपका जो होता है उसी में गोलमेज सम्मेलन जो दूसरा होता है 1931 में, उसमें क्या होता है, ये भाग लेते हैं, ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को अस्थायी रूप से क्या कर दिया था, स्थगित कर दिया था।
1932 में जो पूना समझौता था गांधी और किसके बीच हुआ था, तो पूना पैक्ट जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और गांधी जी के बीच हुआ था। पूना समझौता 1932 में गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था और यह कम्युनल अवार्ड में दलित वर्गों के बीच पृथक निर्वाचक मंडल के प्रश्न से जुड़ा था। आपको मालूम है कि जो मुसलमान थे जो मुसलमान थे जो 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था कहाँ पे, लखनऊ में। वहाँ पे जो मुसलमान थे उनको क्या मिल गया था, पृथक निर्वाचक मंडल वो मिल चुका था। लेकिन यहाँ पर जब भीमराव अम्बेडकर लेने की बात करते हैं तो इसके लिए पूना पैक्ट होता है, जिसमें से इन्हें मजबूरन महात्मा गांधी जी को अपने पास यानी कि अपनी जो चीज़ें थी वो वापस लेनी पड़ती है। अम्बेडकर दलित वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में महत्वपूर्ण पक्ष में थे और यह प्रतिनिधित्व और सामाजिक न्याय के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना रही है। अगला सवाल है कि भारत शासन जो अधिनियम है प्रांतों में कौन सी प्रमुख व्यवस्था लागू की गई थी, तो इसमें जो थी वो क्या लागू किया गया था, प्रांतीय स्वायत्तता। ठीक है, प्रांतों में जो द्वैध शासन था उसको खत्म कर दिया गया था और केंद्र में संघीय व्यवस्था का प्रस्ताव भी लाया गया था, जबकि 1937 में इस अधिनियम के तहत प्रांतीय चुनाव भी हुए थे। कौन सा, प्रांतीय चुनाव। और इस अधिनियम ने मताधिकार का विस्तार भी किया था, यानी कि मताधिकार मतलब वोटिंग का। क्रिप्स मिशन कब आया था, क्रिप्स मिशन भाई साहब आपका 1942 में आया था और 1942 में ही क्विट इंडिया मूवमेंट भी हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन भी हुआ था, तो ये चीज याद रखिएगा। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। इसका जो नेतृत्व है वो स्टीफर्ड क्रिप्स के नाम से किया गया था और इसीलिए इसका जो नाम है वो क्रिप्स मिशन रखा गया। इसने युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस का जो प्रस्ताव है उसको दिया था और कांग्रेस ने इससे तत्काल स्वतंत्रता न देने के कारण अस्वीकार कर दिया। किसको, क्रिप्स मिशन को। क्रिप्स मिशन के विफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन का जो मार्ग है वो साफ हो जाता है। मैंने आपको बता दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था, 1942 में आया था। क्यों, क्योंकि क्रिप्स मिशन इसी के लिए ही आया था। भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में आया, जबकि 8 अगस्त 1942 को बंबई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया था। गांधी जी ने इसी में कहा था करो या मरो का एक स्लोगन दिया था, यानी कि नारा दिया था। 9 अगस्त को प्रमुख कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अभी पिछले यानी कि आज 10 तारीख है, कल 9 अगस्त को इसका मनाया गया है इसको। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था, महात्मा गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके। करो या मरो का जो नारा है किसने दिया था, इन्होंने दिया था। ये चीजें आपको कंफर्म हो गई। 1939 की जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जाती है। सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की और यह कांग्रेस के भीतर अधिक सक्रिय और तत्काल स्वतंत्रता की मांग करने वाली धारा से जुड़ी थी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो राष्ट्रीय आंदोलन के अंतिम चरण की महत्वपूर्ण घटना रही है। यह कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो आज़ाद हिंद फौज है उसका नेतृत्व किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था। ठीक है, बोस ने 1943 में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। यह चीज़ आप याद रख सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। कब, 1943 में। आईएनए ने जापानी सेनाओं के साथ जो बर्मा भारत क्षेत्र है उसका जो युद्ध है वो किया था। कैबिनेट मिशन जो है, कैबिनेट मिशन वो कब आया था, किस वर्ष आया था, तो ये 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। और ये जो कैबिनेट मिशन है इसी ने जो भारतीय स्वतंत्रता है, भारतीय स्वतंत्रता है इसका जो मार्ग है वो साफ किया और इसने ही बोला कि आप लोग जो अपना खुद का संविधान है उसको बनाइए। ये किसके नेतृत्व में हुआ था, यह 1946 में। और इसी टाइम पे कौन आया था, लॉर्ड माउंट बेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन। कैबिनेट मिशन कब आया था, 1946 में। इसमें पैथिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर भी शामिल थे और इसने संविधान सभा के गठन का जो प्रस्ताव था वो पास किया था। ठीक है, और योजना पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग की व्याख्याओं में मतभेद रहे इसके शासनकाल में, कि जो कांग्रेस थे और मुस्लिम लीग थी वो भी सामने नहीं आ पाई थी। भारतीय स्वतंत्रता जो अधिनियम है वो ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष पारित किया था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम वो
1947 में पारित हुआ था। ठीक है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में आया था और देशी रियासत पर ब्रिटिश जो सर्वोच्चता है वो समाप्त हो जाती है और इसने भारत और पाकिस्तान को दो डोमिनियन यानी कि दो देश बनाया। भारत 15 अगस्त 1947 को क्या होता है, आज़ाद हो जाता है। स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे तो वो कौन था? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और इन्होंने अगस्त 1947 में जून 1948 तक पद अपना संभाला और श्री राजगोपालाचारी इनके बाद क्या करते हैं, पद को संभालते हैं। राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल बनते हैं। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल जो है वो श्री राजगोपालाचारी। इसमें देखिए, अगर आपसे केवल ये पूछा जाएगा कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था तो उस टाइम पे लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा जाएगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल तो उस समय आपका राजगोपालाचारी। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रथम गवर्नर जनरल की बात की गई है, तो इस समय क्या है, ये लॉर्ड माउंटबेटन। 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम है वो किस नाम से प्रसिद्ध हुआ था? तो वो मॉर्ले मिंटो सुधार के नाम से। ठीक है, जॉन मार्ले जो है वो भारत का सचिव था और लॉर्ड मिंटो जो था वो वायसराय था। और इसी अधिनियम में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था भी शुरू की गई थी। और इसी के बाद 1916 में जो लखनऊ समझौता होता है, लखनऊ जो अधिवेशन होता है किसकी, कांग्रेस की, उसमें मुसलमानों को क्या मिल जाता है, अलग से निर्वाचक मंडल। भारत शासन अधिनियम जो 1919 है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो मॉन्टेग्यू जो चेम्सफोर्ड है सुधार, इस नाम से इसको जाना जाता है। इसमें प्रांतों में जो द्वैध शासन था वो द्वैध शासन वो लागू हुआ था और 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था इसमें मॉन्टेग्यू और चेम्सफोर्ड, आपको मालूम है कि ये वायसराय थे। बाद में जो साइमन कमीशन है वो इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए वापस आया भी था। कब आया था? 1927 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी वो कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष अगर पूछेगा तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर पूछ दिया कि पहली भारतीय महिला तो फिर आपको सरोजनी नायडू पे जाना पड़ेगा। एनी बेसेंट 1917 में कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी और उन्होंने कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। वे होम रूल लीग जो आंदोलन था उसकी भी प्रमुख नेता थे, उनकी अध्यक्षता में ही हुआ था। और 1916 में होम रूल लीग जो है वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा भी चलाया था। ठीक है। सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनती, याद रखिएगा ये। ठीक है, कब? 1925 में ये पूछी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये सरोजनी नायडू। कब? 1925 में। ठीक है। कौन सा अधिवेशन था? कानपुर अधिवेशन था, याद रखिएगा ये कानपुर अधिवेशन था। ठीक है। और ये स्वतंत्र भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी रही है, ये भी चीजें आपको याद रखनी है। भारत में किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल। 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। कब किया जाता है? 1905 में। और 1905 में क्या होता है? बंग भंग भी होता है, भंग भंग भी होता है। और यहीं पे स्वदेशी आंदोलन भी चल रहे होते हैं, स्वदेशी मूवमेंट भी चल रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भंग भंग भी हुआ था। ठीक है। भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन जो है वो किसको जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है, दादा भाई नौरोजी। और ठीक है, ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले एशियाई थे, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, और उन्होंने धन निकासी का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। भाई इनका तो मतलब अलग ही लेवल था। और उनकी पुस्तक जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया थी वो आर्थिक शोषण की आलोचना करती है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया
इस पुस्तक के लेखक कौन है, ये याद रखिएगा। और वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शुरुआती प्रमुख नेताओं में से एक थे। इसको कोई मतलब नहीं इसका। धन निकासी जो सिद्धांत है किसने प्रतिपादित किया, मैंने आपको अभी बताया, दादा भाई नौरोजी ने। इनकी जो बुक है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसी का देन है। ठीक। अगला सवाल है कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की, दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। ठीक है। इनका जो प्रमुख विचार था वो वेदों की ओर लौटो। ये बार बार पूछा जाता है, ये आपका क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आर्य है जो समाज है वो मूर्ति पूजा का विरोध करता था। ठीक। 1828 में ब्रह्म समाज, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाएगी, राजा राम मोहन राय द्वारा। ठीक है। राजा राम मोहन राय और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो आगे ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने सती प्रथा का विरोध जो है वो मजबूत रूप से किया था। ठीक है। किसका, सती प्रथा का। और ये जो सती सती प्रथा के पीछे भी इनकी कहानी है, क्योंकि इन्होंने अपनी भाभी को, जो भाभी इनकी है, उनको जलते हुए इन्होंने खुद देखा था अपने आंख के सामने, इसलिए ये पुरजोर एकदम विरोध किए थे। ठीक है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसका, भारतीय पुनर्जागरण का। तो आई होप कि आपको जो चीज़ें हैं वो समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में आई है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और मुझे बताइए कि आप कौन से सब्जेक्ट पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए।